मंगलवार का दिन तमिलनाडु के इतिहास में एक बड़ा दिन साबित हुआ। पिछले एक हफ्ते से राजनीतिक उथल-पुथल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में एआईएडीएमके विधायक दल की नेता और जयललिता की करीबी शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने शशिकला के साथ साथ जयललिता के दत्तक पुत्र को भी सजा सुनाई। शशिकला को 4 साल की सजा के साथ साथ 10 करोड़ का जुर्माना भी भरना होगा। शशिकला ने जेल जाने से पहले अपनी कमान जयललिता के खास रहे पलानीसामी को सौंप दी। पलानी ने चेन्नई में राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर अपना सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। उधर शशिकला की सजा के ऐलान के साथ ही पन्नीरसेल्वम समर्थकों में नया जोश भर गया है, लेकिन शशिकला ने पन्नीरसेल्वम को पार्टी से निकालकर उन्हें बड़ा झटका देने की कोशिश की है। फिलहाल खबरें आ रही हैं कि शशिकला सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाएंगी कि सरेंडर के लिए उन्हें कुछ वक्त मिले। हालांकि उन्हें आज तुरंत तत्काल प्रभाव से सरेंडर करना था। चाहत थी सियासत की सत्ता की, लेकिन मिली सलाखें। ताज से पहले गिर गई सुप्रीम कोर्ट की गाज। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रही शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। 21 साल पुराने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें सजा मिली और फिलहाल मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना चूर चूर हो गया है, क्योंकि अगले 10 साल तक तो कम से कम शशिकला चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। कहीं गाज गिरी और कहीं फूटने लगे पटाखे। तमिलनाडु में सियासत के तमाशे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नया मोड़ दे दिया है। शशिकला तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोई थी, लेकिन उस पर सजा का ग्रहण लग गया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 3 साल पहले जयललिता को जेल जाना पड़ा था और अब उसी मामले ने चिन्नम्मा यानी शशिकला के सिंहासन के सपने को चकनाचूर कर दिया है। शशिकला अब 10 साल तक सीएम नहीं बन पाएगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। हम ये भी बता दें कि इसमें A1 अक्यूज जयललिता थी और इसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत वे A1 थी, शशिकला A2 और इलावर्सी और VN सुधाकरन ये 4 कन्विक्स थे। तो अभी देखना ये होगा कि किसका समर्थन कौन कर रहा है और कौन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु बनेगा। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 1996 में एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने तत्कालीन सीएम जयललिता पर 66.44 करोड़ की बेहिसाब संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया था। बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2014 में जयललिता, शशिकला और 2 अन्य को दोषी करार दिया था। इसके साथ ही 100 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। फिर कर्नाटक सरकार ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत इतिहास पूर्व ये जजमेंट देके हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है। और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है, वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया। मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। कोर्ट के फैसले के बाद अब शशिकला के लिए ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। जानकारों के मुताबिक शशिकला को 4 साल की सजा पूरी करनी होगी। दोषी करार दिए जाने के बाद वो किसी पद पर नहीं रह सकती। सजा पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती, यानी 10 साल तक उनके सीएम बनने के कोई आसार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शुरू होने से पहले ही शशिकला के सियासी करियर पर ग्रहण लग गया है। अम्मा की राजनीतिक विरासत पर अब वो अपने वफादारों के जरिए कब्जा जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन सवाल ये कि क्या वो इसमें सफल हो पाएंगी। तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज होने का शशिकला का जहां सपना टूटा है, वहीं इस फैसले के बाद उनका राजनीतिक वनवास भी शुरू हो गया है। अगले 10 साल तक वो ना तो चुनाव लड़ पाएंगी और न ही किसी सार्वजनिक पद पर आसीन हो पाएंगी। हालांकि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का विकल्प उनके पास खुला है, लेकिन इस प्रक्रिया में वक्त लग सकता है और ऐसी सूरत में पार्टी पर उनकी पकड़ इतनी ही मजबूत रह पाएगी, कहना बेहद मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद सवाल है कि चिन्नम्मा अब क्या करेंगी। 2 तरफा चुनौती है शशिकला के पास। एक तो कानून की लड़ाई लड़नी है, तो दूसरी तरफ पन्नीरसेल्वम के बागी तेवरों से भी निपटना है। हालांकि इस बीच शशिकला ने पन्नीरसेल्वम समेत 20 बागी लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। E.K. पलानीसामी को विधायक दल का अगला नेता भी चुन लिया है और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है।
क्या होगा अम्मा की पार्टी में? क्या चन्नम्मा के समर्थक रहेंगे हावी, या पनीर सेल्वम की ताकत पड़ेगी? तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, लेकिन शशिकला कैंप ने अपना दाव चल दिया है। शशिकला ने पनीर सेल्वम को पार्टी से भी बर्खास्त कर दिया। के पलानीस्वामी को एआईएडीएम के विधायक दल का अगला नेता चुना गया है। पलानीस्वामी ने विधायकों के सपोर्ट का लेटर गवर्नर सी विद्यासागर राव के पास भेज दिया है। जानकारों के मुताबिक शशिकला सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकती हैं। उन पर बेहिसाब प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के लिए जयललिता को उकसाने का आरोप लगा था। इसी बेस पर वो रिव्यू पिटीशन दायर कर अपना केस दोबारा लड़ सकती हैं। Review petition will be there. We are going for appeal. So is there any option for any bail plea or review petition? Definitely, there are a lot of provisions in there. Law, we are going to appeal for that. शशिकला को कानूनी जंग तो लड़नी ही है। सबसे बड़ी लड़ाई पार्टी में वर्चस्व को लेकर है। एआईएडीएमके की कमान किसके हाथों में रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। एआईएडीएमके के पास 134 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों का सपोर्ट जरूरी है। लेकिन गवर्नर काफी देरी हो गया है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है। अब देरी करने में कोई मतलब नहीं है। अब फौरन असेंबली को समन कर देना। वो अभी जो तात्कालिक वो चीफ मिनिस्टर है वो पनीरसेल्वम साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। वो अभी तो उनको कह देना, स्पीकर को बुला के बोल देना असेंबली इंतजाम करो, असेंबली सेशन के लिए सब एमएलए को बुला दो असेंबली में चुनाव के लिए लीडर को चुनने के वास्ते। जयललिता के निधन के 3 महीने के अंदर पार्टी में बवंडर शुरू हो गया। शशिकला को 5 फरवरी को एआईएडीएम के विधायक दल का नेता चुना गया था। इसके बाद पनीर सेल्वम ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। 7 फरवरी को पनीर सेल्वम ने कहा था कि उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया था। इसके बाद दोनों खेमों ने सरकार बनाने का दावा किया था। शशिकला का दावा है कि जयललिता की मौत के बाद ही वो सीएम की पोस्ट संभाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उस वक्त सीएम की कुर्सी उनके लिए जरूरी नहीं थी। जयललिता की बॉडी के पास वो रहना चाहती थी, लेकिन जब शशिकला ने सिंहासन पर बैठने के सपने को साकार करना चाहा तो उन्हें बगावत का सामना करना पड़ा। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उनका सपना एक बार फिर चकनाचूर हो गया है। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। और हाईकोर्ट ने आज साफ साफ कह दिया कि तालीम में दूरी नहीं बनेगी दीवार। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश पर रोक लगा दी है और अब दिल्ली सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर भी रोक लग गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश नर्सरी एडमिशन को लेकर, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दूरी के नाम पर नर्सरी में बच्चों के दाखिले की बाधा दौड़ में अब पेरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। ये नोटिफिकेशन अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिले का अधिकार छीन रहा है, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है। देखिए, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है दिल्ली सरकार के उस आदेश को स्टे कर दिया है जिसमें उन्होंने 298 स्कूलों को ये आदेश दिया था कि आपको जो है नेबरहुड पॉलिसी के ऊपर बच्चों को दाखिला देना है। दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली के उन करीब 300 स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बनाई थी जिनको डीडीए से सस्ते दर पर जमीन मिली थी। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन में नेबरहुड क्राइटेरिया पर खासा जोर दिया गया था। सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन दिया जाना था जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो नोटिफिकेशन है ये पेरेंट्स और चिल्ड्रन के राइट टू चूज अ स्कूल उसके भी खिलाफ है। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो ये नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस हैं जिसमें नेबरहुड को सोल क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन बनाया गया है, इसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है और पब्लिक इंटरेस्ट के बिल्कुल विपरीत हैं ये गाइडलाइंस। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नर्सरी एडमिशन को लेकर मामला कानूनी पेच में फंसा हो। सरकार और स्कूलों के बीच मतभेद के चलते लगभग हर साल ये मामला कोर्ट पहुंचता है। दाखिले की प्रक्रिया को लेकर स्कूलों के रवैये पर भी सवाल उठते रहे हैं। बहरहाल कोर्ट के स्टे के बाद फिलहाल अभिभावकों की उलझन खत्म हो गई है, लेकिन इस मामले की सुनवाई 21 मार्च को भी जारी रहेगी। अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का ये सोच रही होगी कि अगर हो सकता है आप पॉश इलाके में अगर आप अपना मकान नहीं रख सकते, आप वहां रह नहीं सकते, कम से कम मेहनत करके उस इलाके में पढ़ने वाले अच्छे स्कूल में तो अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के रण की बात करते हैं, जहां पहले चरण का दंगल का पहला दांव तो पूरा हो चुका है और अब दूसरे चरण की वोटिंग है और इसके साथ ही सियासत की गहमागहमी भी तेज होती जा रही है। जिन इलाकों में कल वोटिंग नहीं हो रही है वहां रैलियों का घमासान है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच कानपुर में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की भी रैली हुई। कानपुर में मायावती ने साफ कर दिया कि वो चुनाव के बाद किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तो हालत वैसे ही खराब है, समाजवादी पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, बीजेपी का सवाल ही पैदा नहीं, ना समर्थन लेगी ना समर्थन देगी। ना कांग्रेस, ना समाजवादी और ना ही बीजेपी। चुनाव से पहले भी परहेज है और चुनाव के बाद भी परहेज रहेगा, यह ऐलान है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। कानपुर में मायावती ने साफ कर दिया कि अगर किसी वजह से वो यूपी में बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई तो उन्हें विपक्ष में बैठना मंजूर होगा। यदि हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। मायावती ने अपने इस बयान की वजह भी बताई और बीजेपी से दूरी के कारण भी गिनाए। रोहित वेमुला से लेकर ऊना कांड तक बीजेपी की सरकारों पर सवाल उठाए। उनका समर्थन लेके हम सरकार बनाए, ऐसी बीजेपी पार्टी से जिस बीजेपी के शासनकाल में, सेंटर में बीजेपी के शासन काल में हैदराबाद का रोहित वेमुला कांड हुआ हो, जिस बीजेपी के शासनकाल में ऊना दलित कांड हुआ हो, क्या उसको आप लोग भुला सकते हैं? हालांकि उन्होंने ये भी भरोसा जताया कि चुनाव के बाद बीएसपी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं होगी और वो अकेले दम पर सरकार बनाने में कामयाब रहेंगी। वैसे तो मुझे 100% ये पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में जब पूरा वोटिंग हो जाएगा और रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलने वाली है। हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेले अपने बलबूते पर बीएसपी की सरकार बनने के लिए जा रही है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सभी ओर से दावे किए जा रहे हैं। इस फेज में बीजेपी अपना मुकाबला बीएसपी से ही मान रही है, हालांकि फैसला जनता को करना है। कानपुर से विनोद मिश्र के साथ टीम न्यूज़ नेशन। नशे का कारोबार करने वाले तस्करों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने दिल्ली में नशे का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में खड़े इस शख्स पर ड्रग रैकेट चलाने का इल्जाम है। पुलिस का दावा है कि मुन्ना नाम का ये शख्स बरेली से नशे का सामान दिल्ली के सीमापुरी और न्यू सीमापुरी इलाके में सप्लाई करता था। नशे की पुड़िया सप्लाई करने का इसका तरीका भी अलग था। पहले ये छोटे बच्चों और मासूम लोगों को नशे की लत पकड़ाता था और फिर उन्हीं के जरिए नशे की पुड़िया सप्लाई कराता था। सलमान और सोनू यहाँ पर शुरू कर रहे हैं सीमापुरी में, और ये चेन 2 में बटी हुई है। पैरेलल ग्रुप ऑपरेट कर रहा है न्यू सीमापुरी और ओल्ड सीमापुरी में। न्यू सीमापुरी में मुन्ना नाम का लड़का है जो सोनू का स्टेप ब्रदर भी है, वो चला रहा है। एक दिन में लगभग 2000 पुड़िया बताते हैं, एक पुड़िया 300 रुपये की बिकती है इनकी। ये इनका डेली सेल है। पुलिस ने नशे का शिकार हो चुके लोगों की मदद से ही मुन्ना की तलाश की। मुन्ना की गिरोह के लोग रोजाना तकरीबन 2000 नशे की पुड़िया पहुंचाया करते थे। इनमें से 18 लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कराया है, जिनमें से 3 नाबालिग हैं। नशा तो मैं आज 1 साल से कर रहा हूँ, 1-1.5 साल से। तो मैं अपना कबाड़े का गुदाम है, थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो पापा खर्चा पानी दे देता है, उसमें से कर लेते हैं। सप्लाई हमने तो ये तुम्हारा 5-6 महीने से लगा था। पहले तो हमारा काम भी अच्छा था, जब से इस नशे में घुसे सब एकदम से चौपट हो गया। पुलिस इस रैकेट से जुड़े 2 और लोगों की तलाश कर रही है।
साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इस रैकेट से कितने लोगों के तार जुड़े हैं। ये गिरोह अपने शिकार को इस हद तक नशे का आदी बनाता था कि ड्रग्स के लिए लोग अपराध तक कर डालते थे। फिलहाल पुलिस को सिर्फ एक गिरोह के बारे में पता चला है। पुलिस ये मानकर चल रही है कि दिल्ली में ऐसे और भी गैंग्स सक्रिय हो सकते हैं, जिन्हें तलाश करने की कोशिश जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात करते हैं चीन के दुनिया को हैरान कर देने वाले काम की। उसने आसमान में एक साथ 1000 ड्रोन उड़ाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। कैसा लगा जब आसमान में उड़े एक साथ 1000 ड्रोन? देखिए आप भी वो तस्वीरें। आसमान में उड़ते ड्रोन का ऐसा नजारा इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। चीन के गुआंगझाओ प्रांत में उस वक्त एक नया रिकॉर्ड बना जब रात के अंधेरे में एक साथ 1000 ड्रोन ने उड़ान भरी। चीन में इन दिनों खास लालटेन उत्सव चल रहा है। शहर को कुछ इस तरह से सजाया गया है कि देखने वाला तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएगा। आसमान में टिमटिमाते ड्रोन का नजारा हैरान करने वाला है। आज से पहले कभी भी एक साथ इतने ड्रोन नहीं उड़ाए गए। रात के अंधेरे में ड्रोन रोशन कर सके, इसके लिए ड्रोन में खास LED बल्ब लगाए गए हैं। सबसे दिलचस्प बात ये कि सभी ड्रोन आसमान में एक ही डायरेक्शन में एक साथ उड़ान भर रहे थे। पहले से ही प्रोग्राम किए गए इन सभी ड्रोन को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा रहा था। इससे पहले अमेरिका में 500 से ज्यादा ड्रोन ने उड़ान भरकर रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन चीन ने ये रिकॉर्ड अब तोड़ दिया है। दरअसल लालटेन फेस्टिवल बसंत ऋतु के आगाज का उत्सव है। चीन में इस उत्सव को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिए से पूरे शहर को रोशन किया जाता है। शहर की गलियों और नदियों की खास सजावट होती है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं प्यार के दिन वैलेंटाइन डे की। और अगर आपको लगता है कि ये खुमारी सिर्फ युवाओं पर छाई है, तो ज़रा हमारे साथ मुंबई के गिरगांव चलिए, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस दिन को अपने अलग अंदाज में सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइंस डे मनाने के अब तक आपने कई सारे अंदाज देखे होंगे। लोगों को प्यार का इजहार करते देखा होगा, एक दूसरे को उपहार देते देखा होगा। लेकिन आज हम जिस तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीर बिल्कुल अलग है। यहाँ जिस अंदाज में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा है, उसको देखकर आप लोट-पोट हो जाएंगे। ये तस्वीरें मुंबई के गिरगांव चौपाटी की हैं, जहां वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 6 साल के बच्चे शरीक हुए, तो वहीं 90 साल के बुजुर्गों का भी जमावड़ा नजर आया। यहाँ युवा महिलाओं का जोश दिखा, तो बुजुर्ग महिलाओं ने भी जमकर लुत्फ उठाया मौके का। यहाँ मौजूद लोगों ने खूब ठहाके लगाए। जो भी इस आयोजन स्थल के करीब से गुजरा, वो भी अपने कदम को रोक नहीं सका और वो भी इसमें शरीक होकर ठहाके लगाने लगा। मुंबई में वैलेंटाइंस डे मनाने की ये तस्वीर सुकून देने वाली है। यहाँ लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर न सिर्फ अपने वैलेंटाइंस डे को यादगार बना दिया, बल्कि लोगों को हंसने और गुदगुदाने का भी खूब मौका दिया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो प्यार खुशी देता है, चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, और मुस्कुराहट के साथ इस प्यार के दिन का इस्तकबाल किया इन तमाम लोगों ने।